हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सो और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एम जेस पर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लाया हूँ बहावलपुर सेंटर के फ़ीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू जो कि 2023 को 11 जनवरी को कंडक्ट हुए हैं। आज के इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो आज आपके साथ 8 डिफरेंट कैंडिडेट्स के इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि बहावलपुर सेंटर पे कंडक्ट हुए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज के इंटरव्यूज़ हैं, तो एंड तक देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं जो बहावलपुर सेंटर के स्पेशली कैंडिडेट्स हैं, वो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। फर्स्ट कैंडिडेट का जो इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया, एंड देन नो इंट्रोडक्शन वाज टेकन, एंड देन नॉट अबाउट दी स्पेशलाइजेशन, ना ही किसी स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछा गया। जबकि इस कैंडिडेट की जो स्पेशलाइजेशन है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है, आपके लिए काफ़ी गुड लक है जो बहावलपुर सेंटर पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, एक डॉक्टर महमूदुल हसन साहब हैं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज बहावलपुर से हैं, और एक डॉक्टर राउफ साहब हैं फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, और ये ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं। तो ये आप लोगों के लिए गुड लक कि एक जो एक्सपर्ट हैं वो इनऑर्गेनिक से हैं और एक जो है ऑर्गेनिक से हैं। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यू। व्हाट इज़ फ्लैग पोल इंटरेक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टीरियो केमिस्ट्री का, कि फ्लैग पोल इंटरेक्शंस क्या होती हैं। बेसिकली द फ्लैग पोल इंटरेक्शंस आर यूज फॉर द हाइड्रोजन्स आर या सब्स्टिट्यूएंट्स दैट टेक अप टू एक्सियल अप पोजीशंस, के स्पेशली दीज फ्लैग पोल इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट इन द बोर्ड स्ट्रक्चर। जो बोर्ड स्ट्रक्चर होती है उसमें मौजूद होती हैं, और जो एक्सियल हाइड्रोजन्स होते हैं वो पोल टाइप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और वो क्या शो करते हैं, वो स्टेरिक स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इन इंटरेक्शंस को फ्लैग पोल इंटरेक्शंस कहा जाता है। अगर इनकी स्ट्रक्चर बना के दिखा दें आपको, दिस इज़ दी बोर्ड स्ट्रक्चर्स साइक्लोहेक्सेन की, और ये जो हाइड्रोजन्स हैं, दिस इज़ दी हाइड्रोजन एंड आल्सो दिस इज़ दी हाइड्रोजन, दीज आर दी फ्लैग पोल हाइड्रोजन जिनको कहा जाता है, और इनकी जो इंटरेक्शन है इनको कहा जाता है फ्लैग पोल इंटरेक्शन। स्टेरिक जो है ना वो स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, क्या है सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, दीज आर दी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं उनमें इनकी एक टाइप है जिसको कहा जाता है सिग्माट्रोपिक शिफ्ट या सिग्माट्रोपिक ट्रांसफर भी कहा जाता है। तो सिग्माट्रोपिक shift is the pericyclic reaction in which one or more sigma bonds are converted to an equal number of new sigma bond। तो सिग्मा बॉन्ड की जस्ट शिफ्टिंग होती है, कन्वर्जन होती है, और एक न्यू स्ट्रक्चर बन जाती है, और इसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिग्माट्रोपिक शिफ्ट कहा जाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, दीज आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो इस केस में this is the structure in which the bond is present in this place and also in this place। इस केस में होता क्या है, एक तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और देन जो होता है वो जाके इसका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये रिएक्ट कर जाता है इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड दोबारा इस पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसके रिजल्ट में जो न्यू स्ट्रक्चर मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है। दिस इज द स्ट्रक्चर, कि यहाँ ये बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ये वाला बॉन्ड, और इसके अलावा ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और ये हमारे पास आ जाता है, सॉरी यहाँ पे ये बॉन्ड आ जाता है। तो इसकी ये जो ट्रांसफ़र है इसको कहा जाता है सिग्माट्रोपिक शिफ्ट कहा जाता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। देन पूछा गया, व्हाट आर द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, क्या होते हैं। देखिए, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ अ साइक्लिक ज्योमेट्री। जो इसकी साइक्लिक ज्योमेट्री होती है वो ट्रांजिशन फॉर्म में होती है, उसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है।
दीज आर कॉल्ड दी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन किस टाइप के हो सकते हैं ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। इसमें से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग होती है, ये आपने रिएक्शन ऑर्गेनिक जो पढ़ते हैं जिनकी स्पेशली ऑर्गेनिक का वो रिएक्शन जरूर पढ़ते हैं। इसके अलावा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस जो है ये भी इसकी एग्जांपल्स है जिसमें हम डी रिजल्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, साइक्लो एडिशन होती है। और इसके अलावा जो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, इसको सिग्माट्रोपिक शिफ्ट या रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, ये भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की टाइप हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। देन पूछा गया वे वी यूज पीपीएम इन द केमिकल शिफ्ट। एनएमआर में जो केमिकल शिफ्ट का यूनिट होता है पीपीएम हम क्यों लेते हैं? पीपीएम इज जो यूनिट है इसका वो इसलिए लिया जाता है कि केमिकल शिफ्ट इज द रेशो ऑफ शिफ्ट इन हर्ट्ज टू द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर हम इस केस में अगर हम ये रेशो लें तो इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत जो है ना वेरी वेरी लो आती है। अगर हम दोनों की वैल्यू को डिवाइड करें कि जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्रोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है रिलेटिव टू द टीएमएस और इसके अलावा जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, अगर हम दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो बहुत जो है वो पॉइंट में जाके वैल्यू आती है, जिससे जो है ना वो उन वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं इसके साथ पीपीएम इस रेशो के साथ हम 10 रेज़ की पावर 6 जो है ना फैक्टर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि पार्ट्स पर मिलियन यानी कि मिलियंथ पार्ट है, ये हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से इसका यूनिट क्या जाना जाता है पीपीएम दी जाता है, और तब ये वैल्यू जाके कंसीडरेबल हो जाती है और उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो यूनिट है वो केमिकल शिफ्ट का पीपीएम लिया जाता है। देन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन द स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड कलोरीमेट्री में क्या डिफरेंस है। इसके जो मेजर डिफरेंस अगर हम बात करें, इन केस ऑफ कलोरीमेट्री द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हैविंग कलर। ऐसे सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि कलर्ड सोल्यूशन होता है जिसका कोई ना कोई कलर होता है, ये फर्स्ट पॉइंट है। वाइल जबकि स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में हम कोई भी सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं जनरली। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि इन द केस ऑफ कलोरीमेट्री हम यूज़ करते हैं फिक्स्ड वेव लेंथ यूज़ करते हैं। इसमें जो वेव लेंथ यूज़ करते हैं वो फिक्स्ड वेव लेंथ यूज़ करते हैं और इन दी विजिबल रेंज में। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो इसमें हम यूज़ करते हैं वाइड रेंज, ये लिमिटेड नैरो रेंज होती है, और ये वाइड रेंज हम यूज़ करते हैं यूवी भी आ जाती है, आईआर भी आ जाती है, और डिफरेंट जो माइक्रोवेव्स हैं रेडियो वेव्स हैं, तो एक वाइड रेंज आ जाती है इस केस में। और इसके अलावा ये कलरफुल सैंपल्स के लिए यूज़ की जाती है कैलोरीमेट्री, और ये जनरली हम यूज़ कलरलेस कंपाउंड्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैयर द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, इसमें हम कैलोरीमेट्री में लाइट की एब्जॉर्बेंस मेजर कर रहे होते हैं, वाइल इन दिस केस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली हम कर रहे होते हैं अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू द सैंपल, कितनी लाइट पास हो रही हो सैंपल में से। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ एनालाइट एंड सैंपल। एनालाइट और सैंपल में क्या डिफरेंस है। देखें जो सैंपल होता है एनालाइट होता है, दिस इज़ दी सब पोर्शन ऑफ सैंपल, जिसको हम एनालाइज करने जा रहे होते हैं, जिसको हम सेपरेट करने जा रहे होते हैं, आइडेंटिफाई करने जा रहे होते हैं, डिटरमाइन करने जा रहे होते हैं, उसको कहा जाता है एनालाइट। और ये मेजर पोर्शन होता है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है सैंपल कहा जाता है। देन पूछा गया वाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मैंगनीज इज लेस दैन दी अदर ट्रांजिशन मेटल्स। देखें जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मैंगनीज होती है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू दी 3D सीरीज जो अदर एलिमेंट्स होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि मैंगनीज जो होती है इसकी जो ऑर्बिटल होता है 3D ऑर्बिटल, ये हाफ फिल्ड हो जाता है, और जब ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं D में, और ये ऑर्बिटल स्टेबल हो जाता है। स्टेबल ऑर्बिटल जो होता है ये ओवरलैप नहीं कर पाता, ओवरलैप की वजह से इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी आयरन या क्रोमियम से। तो ये एक बेसिक इसकी रीज़न है। देन पूछा गया वेयर डू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा जा चुका है। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, नो इंटरेक्शन होती है प्रोटॉन के लिए। देन पूछा गया व्हाट इज़ पैकिंग फैक्टर, व्हाट इज़ मीन बाय पैकिंग फैक्टर। देखें पैकिंग फैक्टर का जो वर्ड यूज़ होता है ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है। जो एनालिटिकल केमिस्ट जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की है उन्होंने ये फैक्टर पढ़ा होगा पैकिंग फैक्टर कॉलम में।
तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पैकिंग फैक्टर ऑन द एफिशिएंसी ऑफ कॉलम, या सेपरेशन पे क्या इफेक्ट होता है। तो पैकिंग फैक्टर, जितनी अच्छी पैकिंग होगी तो पैकिंग फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर होती है, जिससे कॉलम की जो अगर आप कहें कि सैंपल जो होते हैं उसकी जो पीक्स होती हैं वो शार्प पीक आती हैं, उनकी सेपरेशन अच्छी होती है। और अगर उस कॉलम में जो पैकिंग है वो पुअर पैकिंग है तो उसमें पैकिंग फैक्टर की वैल्यू कम होती है। और इसके अलावा जो बैंड आता है वो ब्रॉड बैंड आता है, और इस जो शो करता है कि सेपरेशन इज़ नॉट गुड, पुअर सेपरेशन होती है। ये एक फैक्टर है। देन पूछा गया डिटेक्टर यूज इन दी गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन से डिटेक्टर यूज़ किए जा सकते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। थर्मल डिटेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आप यूज़ कर सकते हैं फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, फ्लोम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्लोरिसेंस डिटेक्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर भी RID, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर यूज इन दी गैस क्रोमेटोग्राफी। ये थे जो क्वेश्चन जो फर्स्ट कैंडिडेट से पूछे गए हैं भावलपुर सेंटर पे। सेकंड इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये भी एनालिटिकल इनकी स्पेशलाइजेशन थी इस कैंडिडेट की। स्टार्ट करते हैं। नो इंट्रोडक्शन वाज टेकन, कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया। एंड देन कोई डेमो नहीं लिया गया इन कैंडिडेट से। सब्जेक्ट स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट इज मीट बाय क्लिक केमिस्ट्री। देखें ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लिक केमिस्ट्री इज द क्लास ऑफ कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शंस इन विच द टू मॉलिक्यूल्स आर जॉइंट। इसमें हम क्या करते हैं, टू मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके एक न्यू जो है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और इसके अलावा इसमें दिस इज दी फर्स्ट टाइप के रिएक्शन होते हैं। ये इसको हम सिंपल टू यूज़ कर सकते हैं, इजीली इसको प्योरीफाई भी कर सकते हैं, और इसके अलावा रिड्यूस स्पेसिफिक भी होते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट जो है प्रॉपर्टी कि इस क्लिक केमिस्ट्री में हमें हाई यील्ड के प्रोडक्ट मिलते हैं। और देन पूछा गया नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2022 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है। देन पूछा गया व्हाट आर दी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन। ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज रिएक्शन इन विच द मेटल मेक द बॉन्ड विद द कार्बन, दीज आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जिस तरह ग्रिग्नार रिएजेंट है जिसमें मैग्नीशियम जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है, इस तरह लिथियम का भी कार्बन के साथ बॉन्ड हो सकता है। और इसके अलावा गिलमैन रिएजेंट मैंने आपको बताया था जिसमें कॉपर जो है वो कार्बन के साथ रिएक्शन बनाती है। दीज आर ऑल द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देन पूछा गया हाउ सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स आर प्रिपेयर्ड। कौन सा मेथड यूज होता है। दिस मेथड इज नाउन एज सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड। सॉल्वे प्रोसेस यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए। और इसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं ब्राइन की फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट हम लेते हैं, और अमोनिया गैस लेते हैं। इनका रिएक्शन करवाते हैं। और 3 स्टेजेस होती हैं इसमें। एक तो ब्राइन की एमोनेशन होती है, अमोनिया रिएक्ट करता है, और इसके अलावा हम फिर उस जो अमोनिनेटेड ब्राइन होता है उसकी कार्बोनेशन करते हैं, और देन उसको सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें ये बेसिक स्टेप्स हैं। देन पूछा गया विच गैस इज रिलीज इन दिस रिएक्शन। इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करके नेक्स्ट जो है ना प्रोडक्ट देती है। देन पूछा गया व्हाट इज दी टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइट्रेशन से रिलेटेड। टाइट्रेंट आर दी रिएजेंट विच आर यूज्ड इन दी ब्यूरेट। इनको ब्यूरेट में यूज़ करते हैं, और इनकी जनरली जो मोलैरिटी होती है वो नाउन होती है। जबकि टाइट्रेंट जो होता है ये हम जनरली यूज़ करते हैं कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, जिसको हमने टाइट्रेट करना होता है, और इसकी जनरली जो मोलैरिटी होती है वो अननाउन होती है। देन पूछा गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कौन कौन से क्या होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड अगर हम इनकी बात करें तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर दो स्टैंडर्ड विच आर प्योरली, जो क्या होते हैं एक्सट्रीमली प्योर होते हैं, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होते हैं ये नॉट मच प्योर। इसके अलावा जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं ये नॉन हैग्रोस्कोपिक नेचर उनकी होती है, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की इनकी हैग्रोस्कोपिक नेचर होती है, इसलिए इनको स्टैंडर्डाइज भी करवाना पड़ता है। और इसके अलावा ये अनइफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो इन्वायरमेंट से आती है वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड दे अब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जांपल्स की बात अगर हम करें तो पोटाशियम डाइक्रोमेट ये भी प्राइमरी में आ जाता है, K2Cr2O7 दिस इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड। सोडियम क्लोराइड ये भी प्राइमरी स्टैंडर्ड है। इसके अलावा सोडियम टेट्राबोरेट
Na2B4O7, ये भी प्राइमरी स्टैंडर्ड के एग्जांपल्स है। इस तरह सेकेंडरी स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, दीज आर द सेकेंडरी स्टैंडर्ड, दे absorb the moisture from the environment, so it is very important to standardize it। तो ये कुछ क्वेश्चन है। देन पूछेगा विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, HClO या HClO4। तो HClO4 इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कम्पेयर टू द HClO। ये था जी सेकंड कैंडिडेट का इंटरव्यू। नेक्स्ट थर्ड कैंडिडेट का जो इंटरव्यू है, चेयरमैन से जो क्वेश्चन पूछा गया, वेलकम टू द PPSC बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया। एंड देन इनसे पूछा गया कि कैसे हैं बेटा, और देन व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डॉक्टर अला बख्श का फेवरेट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लोबल वार्मिंग। इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देन पूछा गया सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ हाफ लाइफ, क्या होती है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, और उसका फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। देन पूछा गया स्ट्रक्चर ऑफ SO3 एंड SO3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखें SO3 की जो स्ट्रक्चर होती है ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और SO2 की जो होती है ये जनरली एंगुलर स्ट्रक्चर आती है इसकी। देन वाई आयनाइजेशन एनर्जी कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी को सेकंड नेम है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस corresponding to the energy in electron volt that is just sufficient to ionize the gas molecule to remove the electron completely from the atom। कि जितना पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे गैशियस मॉलिक्यूल के एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। एंड सेम आयनाइजेशन एनर्जी भी ये सेम है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैशियस एटम, सो इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। देन ये जी बिल्कुल जो है ना शॉर्ट इंटरव्यू है, कोई 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन फोर्थ इंटरव्यू जो है पूछा गया वेलकम टू PPSC बेटा, एंड देन व्हाट इज योर नेम, एंड देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ अभी। नेम्स ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, के कौन कौन से इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स यूज़ किए जा सकते हैं, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं पॉलीसिलेन्स। पॉलीसिलेन्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स, जिसमें सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, इनको कहा जाता है पॉलीसिलेन्स। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट कि इसमें कहा जाता है पॉलीसिलऑक्सीन, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के थ्रू लिंक होता है। एंड देन इसकी एक और एग्जाम्पल है पॉलीसिलाजेन्स, जिसमें सिलिकॉन का नाइट्रोजन के साथ लिंकेज होता है। और इसी तरह पॉलीसल्फाइड्स भी होते हैं, जिसमें क्या होता है सल्फर लिंकेज होता है। और इसी तरह अगर आप बात करें पॉलीफॉस्फाजीन्स, जिसमें फास्फोरस का नाइट्रोजन के साथ लिंक होता है। दीज आर ऑल द इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। देन पूछेगा विच इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और वाटर, इनमें से कौन सी मोर एसिडिक है। वाटर इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल बिकॉज इन केस ऑफ अल्कोहल ROH ग्रुप, R ग्रुप है जिसके पास प्लस I इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल दैट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे इसका एसिडिक करेक्टर रिड्यूस हो जाता है। वाइल इन केस ऑफ वाटर ऐसा कुछ केस नहीं है, कोई प्लस I इफेक्ट नहीं है वाटर के केस में, सो वाटर इज मोर एसिडिक देन दी अल्कोहल्स। Then which is more reactive, phenol or benzene? Phenol is the more reactive than the benzene because OH group लगा होता है, OH group donate the electron and activate the benzene ring due to the donation. So phenol become more reactive as compared to the benzene for the incoming electrophile. Then पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 defects of Rutherford atomic model, very simple question. देन पूछा गया व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये थे जी क्वेश्चन जो कि कैंडिडेट से पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो कि फिफ्थ कैंडिडेट का इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया वेलकम टू PPSC बेटा, एंड देन पूछा गया कि व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। एंड देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए व्हाट आर दी नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनमें नाइट्रोजन्स होती है। इसकी अगर हम बात करें अमीन्स भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड हो जाते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नाइट्राइल कंपाउंड्स है दीज आर आल्सो दी नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। पूछा गया ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड ग्रुप गिव द प्रोडक्ट, अगर हम साइनाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो CN की जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ये बड़ा फेमस रिएक्शन भी है।
देन पूछा गया नेम्स ऑफ कलर्ड सॉल्ट्स, कौन कौन से ऐसे साल्ट्स हैं जो कलर्ड हैं। अगर हम इनकी बात करें, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O, ये जो सॉल्ट है इसका जो कलर है इसका ब्लू कलर होता है, क्या है, ब्लू कलर सॉल्ट है। इस तरह जिंक सल्फेट .7H2O जो है इसका कलर वाइट होता है। इस तरह कोबाल्ट क्लोराइड COCl2.6H2O, इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है। और इस तरह क्रोमियम क्लोराइड .6H2O, इसका डार्क ग्रीन कलर होता है। तो ये वो साल्ट्स हैं जिनके जो कलर्ड साल्ट्स हैं। देन पूछेगा व्हाट इज लैब टेस्ट, वेरी फेमस टेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन के लिए यूज़ होता है। इसकी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मरतबा जो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। देन पूछेगा व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरी सिंपल। एंड देन TC विच एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट होता है, इसको कहा जाता है टेक्नीशियम कहा जाता है। TC को टेक्नीशियम एलिमेंट कहा जाता है। दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है इसकी जो आइसोटोपिक फॉर्म में। ये थे जी क्वेश्चन। देन पूछा गया 6th इंटरव्यू जो कि आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। यू आर फ्रॉम रहीम यार खां, टेल मी विच इंडियन सिटी नियर टू इट। रहीम यार के साथ किस इंडियन सिटी की जो बॉर्डर होता है वो लगता है या करीब पड़ता है, तो वो है जायसालमर सिटी है इंडिया का, जायसालमर, ये रहीम यार खां के करीब है। व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व इंस्ट्रक्शन में ये टर्म यूज़ होती है। देन सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज एन अदर टेक्निक टू एनालाइज द मेटल एक्सेप्ट द सॉल्ट एनालिसिस, कि सॉल्ट एनालिसिस के थ्रू भी हम क्या कर रहे होते हैं, मेटल्स की डिटेक्शन कर रहे होते हैं, जिस तरह ब्रैग स्पीड टेस्ट है और इसके अलावा फ्लेम टेस्ट होता है। इसके अलावा और कोई टेक्निक है, यस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स कैन बी यूज टू identify to analyze the metals like atomic absorption spectroscopy आप यूज़ कर सकते हैं, atomic emission spectroscopy can be used and inductively coupled plasma is also can be used. Then पूछा गया why in salt analysis different groups are divided, all the groups salt analysis is divided into different groups on the basis of solubility. Different salts they have the different solubility with different reagents, so we divide into the different categories. Then पूछा गया arrange the toluene chlorobenzene and nitrobenzene को आप क्या करें, अरेंज करें और इन आर्डर टू रिएक्टिविटी, कौन सी रिएक्टिव है। देखें जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, दे आर मोर रिएक्टिव। टोलीन के पास मिथाइल ग्रुप है जो कि क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके अलावा नाइट्रोबेंजीन की तो रिएक्टिविटी सबसे कम होगी बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रॉन विद ड्रैग ग्रुप, ये डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को। इस तरह क्लोरोबेंजीन के पास जो है ना वो प्लस आई इफेक्ट भी है और इसके अलावा माइनस आई इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर कम होता है। तो टोलीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन देन नाइट्रोबेंजीन। Electrolyte used in the lead storage battery, sulfuric acid used as electrolyte in the lead storage battery. Then question was asked which is more acidic. Sp is the more acidic than the sp2 sp3 due to the highly electronegative. And where we use bromine water, bromine water is used to detect the phenols. When bromine water react with the phenol, 2,4,6 tribromophenol is obtained. And then you can easily draw the mechanism, very important, ये क्वेश्चन पूछा गया। देन 7th जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ चेयरमैन के क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। देन पूछा गया सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज टॉलन टेस्ट, वेरी फेमस टेस्ट। वाई सल्फ्यूरिक एसिड यूज एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड को डीहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं। देखें सल्फ्यूरिक एसिड इज द hygroscopic and it absorb the water molecule when it react with the different compounds, like when sulfuric acid react with the alcohol it dehydrate and remove the water and then alkene is formed, so it is known as dehydrating agent. Then पूछा गया why nitric acid is used as an oxidizing agent, because nitrogen in the case of nitric acid the nitrogen has an oxidation state which has the highest, इसके पास oxidation state होती है, it can get reduced itself, it reduce but oxidize the other molecule, so it is known as oxidizing agent. Why each first member shows the peculiar behavior, क्यों शो करता है। तो peculiar behavior के लिए जो इसकी प्रॉपर्टी है, एक तो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज की वजह से लार्ज चार्ज टू साइज रेशो होती है इनकी,
इनकी हायोनाइजेशन इंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से वो पिक्यूलर बिहेवियर शो करते हैं। लास्ट इंटरव्यू जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहावलपुर सेंटर पे, वेलकम टू पीपीएससी बेटा, हाउ आर यू, एंड देन पूछा गया हाउ द हिस्ट्री लेट विद द नेम ऑफ रुकैया। रुकैया इज़ दी रुकैया जो है ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, जिनका निकाह हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ था। सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, रिपीटेड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड स्टूडेंट की कौन कौन सी क्वालिटीज़ है। गुड स्टूडेंट की जो फर्स्ट क्वालिटी है, ही शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, और इसके अलावा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दीज आर द बेस्ट क्वालिटी फॉर द गुड स्टूडेंट्स। देन पूछा गया रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट जनरली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जनरली रिएक्टिविटी डिपेंड्स करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड कर रही होती है। अगर हम बात करें उसके साइज़ पे भी, उनकी नेचर पे भी डिपेंड कर रही होती है, लेकिन मेन जो फैक्टर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है। वी हैव मास स्पेक्ट्रम ग्राफ विच हैज़ 2 पीक्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ, व्हाट दिस इंडिकेट्स। आपके सामने मास स्पेक्ट्रम है और 2 पीक्स हैं जिनकी जो पीक्स है इक्वल है। एक तो ये है कि दीज पीक्स कैन बी ड्यू टू द आइसोटोप, आइसोटोप की वजह से होती हैं, इनको आइसोटोपिक पीक्स कहा जाता है। और जब भी आपके पास स्पेक्ट्रम सामने हो और कोई 2 पीक्स जिनकी जो इंटेंसिटी इक्वल हो, वो किसकी हो सकती है, वो ब्रोमीन हो सकता है। याद रखिएगा ब्रोमीन 79 और ब्रोटीन 81 जिनकी 50% रिलेटिव अबंडेंस होती है दोनों की, और इक्वल जो होती है इनकी इंटेंसिटी होती है, और वो ब्रोमीन के आइसोटोप्स होते हैं 79 और 81। देन पूछा गया केमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स, कैन यू आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स केमिकली। To identify the isotopes chemically it is very difficult because जो chemical property depends on the electron, and all the isotopes having the same number of proton and electron, so it is very difficult to identify the isotopes by the chemically. Then पूछा गया प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का क्या प्रिंसिपल है, ये क्वेश्चन पूछा गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है इट इज़ बेस्ड ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड इन अ सॉल्वेंट, कि कितना सोल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है एंड एट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देन पूछा गया हाउ एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, वेरी सिंपल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड नॉर्मल प्रेशर में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जो पार्शियल प्रेशर होता है इट इज़ एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस, द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द गैसियस मिक्सचर, जबकि नॉर्मल प्रेशर लिक्विड का भी हो सकता है, किसी सोल्यूशन का भी हो सकता है, गैसियस सब्सटेंस का भी प्रेशर हो सकता है विच इज़ एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स होते हैं दीज आर कैलकुलेटेड फॉर द गैसियस एग्जिस्ट इन द सेम वॉल्यूम, और इसके अलावा ये मोल फ्रैक्शन के केस में जो हम प्रेशर लेते हैं उसको पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो ये थी जी आज के क्वेश्चन जो कि बहावलपुर सेंटर पे फीमेल कैंडिडेट से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये बहावलपुर सेंटर पे जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं कैंडिडेट्स उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इन वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखिए, इन क्वेश्चन को रिपीट करें और इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।